है उसके लिए भी तरीका आना चाहिए कि गद्यांश को कैसे पढ़ेंगे। पहले मैंने उस दिन डिस्कस किया था 28 तारीख को कि गद्यांश को पहले कैसे ध्यान से पढ़कर उसके बाद प्रत्येक प्रश्न का उत्तर किस पंक्ति में दिया हुआ है उसको अंडरलाइन करना है। उसके बाद गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना चाहिए ताकि उसका केंद्रीय भाव, मूल भाव समझ में आ जाए। उसके बाद प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए गद्यांश को पढ़ना है और जिन जिन प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएं उन्हें रेखांकित करना चाहिए। और जिन प्रश्नों के उत्तर अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है उनको फिर से सावधानी से पढ़ेंगे और इस प्रकार बार बार पढ़ने से अंत में आप लिख सकते हैं। शीर्षक जो है वो गद्यांश से संबंधित ही होना चाहिए, या ये नहीं कि आपका गद्यांश कुछ और दिया हुआ है और शीर्षक कुछ और है। इस तरह से मैंने उस दिन जो आप लोगों को एक प्रश्न लिखवाया, एक गद्यांश लिखवाया था, सब लोग लिखे थे ना? हेलो, जो भी उस दिन प्रेजेंट हो गए वो बच्चे सब लिखे होंगे। क्या था स्टार्टिंग, बोलिए, पहला पंक्ति क्या है उस गद्यांश का? हाँ हाँ, यही गद्यांश था। पिता और पुत्र कहीं दूर जा रहे थे, ये मैंने लिखवा दिया है। अब इसका उत्तर डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग जो लिखे होंगे उत्तर इसके बारे में बताइए। पहला प्रश्न था, पिता और पुत्र का परस्पर किस प्रकार का प्रेम था? चलिए कोई भी आंसर दे दीजिए, कोई भी बच्चे जवाब दीजिए इसका। पिता और पुत्र का परस्पर किस प्रकार का प्रेम था? आंसर तो देखकर ही ना लिखे होंगे आप लोग गद्यांश में से, तो क्या उत्तर लिखे हैं? पिता और पुत्र का परस्पर किस प्रकार का प्रेम था? नहीं लिखे हो कि लिखे हो कि आप लोगों को जो होमवर्क दिया जाता है वो जस्ट इंटरटेनिंग के लिए दिया जाता है कि उसको देख लेना है और फिर नजर घुमा कर बैठ जाना है? चलिए बताइए क्या लिखे हो इसका आंसर। हाँ, कोई नहीं लिखा है? जो भी लिखे हो इसका जवाब दो, क्या लिखे हो? हाँ, या नहीं लिखे हो? टेल मी, जल्दी बोलो। मोनिका तो उस दिन थी नहीं, नहीं थी ना प्रेजेंट? मोनिका, अच्छा। विवेक कुमार, आस्था आर्या, सुरभि, गरिमा, कुमार गौरव, मनीष कुमार, तनिष्क, शालिनी, कौसर, अवनीश, आकाश, आज जितने लोग दिख रहे हो उतने लोग कोई ना कोई तो थे। इसका क्या आंसर लिखे हो तुम लोग, कुछ तो बोलो। आकाश, हेलो आकाश, कैन यू हियर मी? आकाश, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं सुनाई दे रही। विवेक, तुम्हें सुनाई दे रही है? आस्था आर्या, जल्दी बोलो, जवाब दो। हेलो हेलो, विवेक, गरिमा, सुरभि, कुमार गौरव, मेरी आवाज किसको सुनाई दे रही है? जल्दी से जवाब दो, इसका प्रश्न का क्या तुम लोग आंसर लिखे हो? शालिनी, कौसर, कैन यू हियर मी? हाँ, इसका क्या जवाब लिखे हो तुम लोग? नहीं लिखे हो? नहीं लिखे हो तो बोलो, मैं समझा दे रही हूं इसका कैसे प्रश्न का उत्तर लिखना है। नहीं लिखे हो? अरे बोलो तो सही। हाँ, तो नहीं लिखे हो तो बोलने में तो कष्ट क्यों हो रहा है? शर्म आ रही है बोलने में? हाँ, इसका मतलब होमवर्क किस लिए दिया गया था? हाँ, आज मैं मैसेज भेज रही हूं पेरेंट्स के पास।
कि पढ़ाने के बाद जब होमवर्क दिया जाता है तो ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, कि आपके बच्चे उसको देख लें और डिलीट कर दें ताकि पेरेंट्स ना देख पाए। क्यों नहीं होमवर्क तुम लोग करते हो, कंप्लीट क्यों नहीं करते हो, किस लिए दिया जाता है? अभी तुम लोग को देखो मार्क्स भेजना है सीबीएसई को, तो मैं क्या मार्क्स तुम लोग का भेज रही हूं। पिता और पुत्र का परस्पर किस प्रकार का प्रेम था? पिता अपने पुत्र से बेहद प्रेम करता था और यह इस प्रसंग से सिद्ध होता है कि पुत्र की भूख के बारे में सोचकर पिता ने फलदार पेड़ से 2-3 फल तोड़कर उसे खाने के लिए दिए। यहां पर दिया हुआ है सेकंड स्टेंजा में इस आंसर को दिया है, पिता अपने पुत्र से बेहद प्रेम करता था। अचानक उसे लगने लगा कि उसका बेटा भूखा है, तभी उसे एक फलदार पेड़ दिखाई दिया। उसने जल्दी से 2-3 फल तोड़े और उसने उसे खाने को दिए। इससे यह पता चलता है कि पिता और पुत्र का प्रेम परस्पर किस प्रकार का था। तो पिता अपने पुत्र से बेहद प्रेम करता था और यह इस प्रसंग से सिद्ध होता है कि पुत्र की भूख के बारे में सोचकर पिता ने जल्दी से फलदार पेड़ से 2-3 फल तोड़कर उसे खाने के लिए दिए। ये प्रश्न का उत्तर आपको यहां से मिलेगा। दूसरा है, पुत्र को फल खाते देख पिता ने क्या सोचा? आप लोग इसको उतार लिए हो कॉपी में या नहीं? ये जो प्रश्न मैंने लिखवाया था तो कॉपी में ना लिखवाया था, तो कॉपी में से पढ़कर जवाब दीजिए। पढ़िए कहां पे है, इसका क्या आंसर मिलेगा। पुत्र को फल खाते देख पिता ने क्या सोचा? आंसर ढूंढिए, ढूंढ के बताइए। हाँ, पढ़िए, पढ़ के उसमें से देखिए कहां से इसका आंसर मिल रहा है। जल्दी से आप लोग पढ़िए उसमें से। हाँ हाँ, इसको थोड़ा और दूसरे ढंग से, कि पुत्र को फल खाते देख पिता ने क्या सोचा। तो इसको लिखना होगा, पुत्र को फल खाते देख पिता ने सोचा कि क्या ये फल इतने स्वादिष्ट हैं कि मेरा पुत्र रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार एक के बाद एक फल खाए जा रहा है ना। वह खाने लगा, एक के बाद दूसरा फल, फिर तीसरा फल वह खाए जा रहा था। यानी अपने पुत्र को लगातार फल खाते देख पिता ने सोचा कि क्या ये फल इतने स्वादिष्ट हैं कि मेरा पुत्र रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। थोड़ा आंसर को आगे पीछे देखकर सोचकर तब लिखिएंगे आप लोग। फल का स्वाद चखने पर पिता की मनः स्थिति का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, फल का स्वाद चखने पर पिता की मनः स्थिति का वर्णन कीजिए। यानी पिता की क्या मनः स्थिति हो गई उसका वर्णन करना है। खोजो, देखो कहां से इसका आंसर मिलेगा। हाँ, पिता द्वारा फल खाने, ये फल का स्वाद चखने पर पिता की मन स्थिति का वर्णन कीजिए। ये आंसर कहां से मिल रहा है आपको, इसका आंसर कहां मिलेगा आपको, किस स्टेंजा में है? जो मैंने लिखवाया है और पठित गद्यांश, उसको पढ़ो ध्यान से, कहां पे मिलेगा इसका आंसर। हाँ बोलो, इसका आंसर कहां है, किस स्टेंजा में है? बोलो तब मैं बता रही हूं फिर। आस्था, आर्या, विवेक कुमार, बाकी सारे स्टूडेंट्स क्यों बैठे हैं चुपचाप? आप लोग को चुपचाप बैठना हो तो क्लास में आने की जरूरत नहीं है। घर में बैठे आप लोग और क्लास में आते हैं तो जवाब दें। शालिनी, अवनी, आयुष कुमार, मधुरम। मधुरम, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मधुरम, हेलो मधुरम, हेलो मधुरम, कैन यू हियर मी? मधुरम, शालिनी, आयुष कुमार, मधुरम, गरिमा, कुमार गौरव, मनीष कुमार,
आप लोग मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं जानबूझकर? जल्दी बोलो। मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो और जवाब नहीं दे रहे हो। बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मधुरम, मधुरम क्यों चुपचाप बैठे हो? जवाब दो इसका। हेलो, मधुरम, आयुष कुमार, गरिमा, गरिमा, इसका जवाब दो तुम लोग। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो मैं बताऊं? बोलो जल्दी। फल का स्वाद चखने पर पिता के मन स्थिति का वर्णन कीजिए। फल का स्वाद चखने पर क्या हुआ? पिता को कैसा लगा? हाँ? जब पिता ने देखा कि उसका बेटा लगातार खाया जा रहा है फल, तो पिता ने एक फल अपने मुंह में डाल लिया। एकदम लास्ट संज्ञा में दिया हुआ है, पिता ने वह फल अपने मुंह में डाल लिया, लेकिन वह फल का स्वाद चखकर हैरान रह गया, क्योंकि उस फल को खाकर उसका मन खराब हो गया। असल में वह फल बिल्कुल कसैला था। एक बार खाने के बाद कोई उसे मुंह में न रखना चाहे। तो प्रश्न था कि फल का स्वाद चखने पर पिता की मन स्थिति का वर्णन कीजिए। फल का स्वाद कसैला था और पिता ने जब अपने मुंह में रखा तो उसका मन खराब हो गया, और तब उसने अपने बेटे से पूछा कि बेटा तुम बोले क्यों नहीं? तुमने फल खाने से मना कर देना चाहिए था। आखिर इतने कड़वे फलों को भला कोई कैसे खा सकता है? तो उसकी मन स्थिति का वर्णन करना है। आखिर पिता ने सोचा कि मेरा पुत्र इतने कड़वे फलों को कैसे खा सकता है, इसलिए उसने अपने बेटे से कहा कि तुम्हें इस तरह के कड़वे फल नहीं खाने चाहिए, मना कर देना चाहिए। तुम कुछ बोले क्यों नहीं? ये पूरा स्टैंजा दिया हुआ है। तो पिता द्वारा फल खाने से मना कर देने की बात सुनकर पुत्र ने क्या जवाब दिया? तब यहाँ पर ठीक स्टैंजा में दिया हुआ है कि पुत्र ने जवाब दिया, जब पिता ने कहा कि तुम्हें इस तरह के कड़वे फल नहीं खाने चाहिए, तुमको मना कर देना चाहिए, तो पुत्र ने जवाब दिया, आप हमेशा मेरी खुशी और सुख के बारे में ही सोचते हैं, मेरी सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। अगर कभी कोई चीज कि अब मेरी सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हैं, आप मुझे इतनी स्वादिष्ट चीज खाने को देते हैं, आज अगर आपके द्वारा दिए गए कुछ कड़वे फलों को मैंने खा लिया तो क्या हो गया? उसके पिता ने कहा कि आज तक तो आप मुझे हमेशा अच्छे स्वादिष्ट भोजन ही देते हैं, स्वादिष्ट चीजें ही खाने को देते हैं, लेकिन आज गलती से कड़वे फल अगर आपने दे दिए तो मैंने खा लिया तो क्या हो गया? तो ये बेटे ने कहा। तो बेटे की बात सुनकर पिता ने क्या किया? बेटे की बात सुनकर पिता की आंखों में प्रेम के आंसू भर आए और उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। उसके बाद है उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिख दीजिए। तो शीर्षक इसका हो जाएगा पिता पुत्र का प्रेम। आई बात समझ में? तो इस तरह से अपठित गद्यांश का आंसर आपको किताब उस गद्यांश में ही रहता है, आपको उसको ध्यान से पढ़कर अपने लैंग्वेज में उसका जवाब देना है। ठीक है? नेक्स्ट दूसरा गद्यांश मैंने भेजा था, होमवर्क में भेजा था ना? बताइए कौन कौन बच्चे हैं जो गद्यांश जो मैंने भेजा था उसको लिखे हैं? हाँ, इसका आंसर कोई नहीं लिखे हो? गद्यांश क्या था? कोई नोट किए हो या नहीं नोट किए हो? मोबाइल से ज्यादा उचित है उसको लिख लेना। गद्यांश क्या था? मोनिका, तुमने होमवर्क देखा था? मोनिका, हेलो, हेलो, मोनिका,
होमवर्क तुमने देखा था मैंने जो भेजा था गद्यांश लिखकर, फोटो खींचकर? सुरभि, विवेक कुमार, मोनिका, कैन यू हियर मी? हाँ, यहां गद्यांश क्या था कि जीवन कभी स्थिर नहीं रहता, हमेशा चलायमान होता है। जहां व्यक्ति, समाज या देश आलस के चंगुल में फंसता है, वहीं उसका पतन शुरू हो जाता है। कोई और हमारा पतन नहीं करता है, हमारा आलस ही हमें नरक की ओर धकेलता है। तनिष्क, कैन यू हियर मी? तनिष्क, भारत पहले सोने की चिड़िया माना जाता था। इस देश में अध्यात्म और आधुनिकता में कोई विरोधाभास नहीं था। व्यक्ति जब लक्ष्य के साथ जीवन जीता है, तब उसके जीवन में लक्ष्मी आती है। समस्या तब आती है जब व्यक्ति, समाज या किसी देश में आलस भाव आता है। भारत भी इससे छूता नहीं रहा। भारत के बाद अफगान दुनिया के प्रमुख देशों में स्थापित हुआ। उसके बाद ग्लोब फारस की तरफ घूमा। एक समय था जब संसार में फारस का डंका बजता था। समृद्धि जहां जहां जाती रही, अपने साथ साथ आलस भी ले जाती रही। फारस के बाद यूनान सबसे शक्तिशाली रूप में उभरा। उसे स्थान भी ऐसे ही नहीं मिल गया, उसने यह अपने परिश्रम से प्राप्त किया। लेकिन जैसे ही पैसा आया, यूनान भी भोग विलास और प्रमाद के साए में जीने लगा। इस कारण समृद्धि वहां से भी चलती बनी। कभी सुनते थे कि ब्रिटिश राज में शासन नहीं डूबता। ब्रिटेन के लोगों ने हजारों मील लंबी समुद्र यात्राओं के दौरान खुद को खतरों में डालकर पूरे विश्व में ब्रिटेन का यूनियन जैक फहराया। एक छोटा सा देश ब्रिटेन पूरी दुनिया में अपनी भाषा और सभ्यता के चिन्ह छोड़ गया, लेकिन धीरे धीरे अपने इतने बड़े साम्राज्य को वह संभाल नहीं पाया, क्योंकि उसमें भी भोग विलास और आलस का रोग लग गया। यहाँ प्रश्न था कि किसी व्यक्ति, समाज या देश का पतन कब शुरू होता है। आप लोग अगर नहीं लिखे होंगे तो ये होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? ये मैंने भेजा था 28 तारीख को। अब एक पद्यांश के बारे में मैं पढ़ रही हूं, जरा इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और फिर बताइएगा कि इस पद्यांश का किस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। ध्यान से सुनिए। तिनका तिनका लाकर चिड़िया, तिनका तिनका लाकर चिड़िया, रचती है आवास नया। इसी तरह से रच जाता है सृजन का आकाश नया। मानव और दानव में यूं तो भेद नजर नहीं आएगा, एक पोंछता बहते आंसू, जी भर एक रुलाएगा। रचने से ही आ पाता है जीवन में विश्वास नया। कुछ तो इस धरती पर केवल खून बहाने आते हैं, आगे बिछाते हैं राहों में, फिर खुद भी जल जाते हैं। जो होते खुद मिटने वाले, वे रचते इतिहास नया। मंत्र नाश का पढ़ा करे कुछ, द्वार द्वार पर जा करके। फूल खिलाने वाले रहते, घर घर फूल खिला करके। इसके बारे में जरा बताइए, चिड़िया मानव को क्या प्रेरणा देती है? तिनका तिनका लाकर चिड़िया, रचती है आवास नया। इसी तरह से रच जाता है सृजन का आकाश नया। क्या आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है या नहीं? हेलो, हाँ। तो यहाँ पर चिड़िया मानव को क्या प्रेरणा देती है? इसका आंसर कुछ बताओ अपने बारे में, कुछ भी सोचकर।
तिनका तिनका लाकर चिड़िया रचती है आवास नया। चिड़िया मानव को क्या प्रेरणा देती है? चिड़िया मानव को क्या प्रेरणा देती है बताइए? कि जिस तरह हमेशा, हाँ, छोटी छोटी रचनात्मक वस्तुओं से अपना संसार निर्मित कर सकते हैं। जिस तरह से चिड़िया क्या करती है कि तिनका लाकर अपना घर का निर्माण करती है, घोंसला बनाती है, उसी प्रकार छोटी छोटी रचनात्मक वस्तुओं से मनुष्य भी जो है अपना संसार निर्मित करता है और एक नया आकाश बनाने की कोशिश करता है। तो ये प्रेरणा मनुष्य को कहाँ से मिलता है? किसको देखकर? बताइए, किसको देखकर मिलता है प्रेरणा मनुष्य को? चिड़िया से ना, चिड़िया से। तो चिड़िया मानव को क्या प्रेरणा देती है? तो चिड़िया जिस तरह से एक एक तिनका लेकर आकर वो अपना घोंसला बनाती है, उसी तरह चिड़िया मानव को प्रेरणा देती है कि छोटी छोटी वस्तुओं से, छोटी छोटी रचनात्मक वस्तुओं से मनुष्य भी अपने संसार को निर्मित कर सकता है, नया सर्जन कर सकता है, नया कोई चीज बना सकता है। उसके बाद फिर है, जीवन में नए विश्वास का किस प्रकार समावेश होता है? जीवन में नए विश्वास का किस प्रकार समावेश होता है? यहां पर दिया हुआ है, मानव और दानव में यूं तो भेद नजर नहीं आएगा, एक पूंछता बहते आंसू जी भर कर एक रुलाएगा। यानी हमारे अंदर ही मानव भी है और दानव भी है। एक जो है वो मनुष्य को रुलाएगा और दूसरा जो है आंसू पूछेगा। यानी एक मानव जो है सही अर्थों में जो दूसरों की मदद करता है, वो मानव की वो मदद करेगा, आंसू पूछेगा, उसके दुख को दूर करेगा। और दूसरा जो मानव है, जो मानव के रूप में दानव है, वो उसको जी भर के रुलाएगा। रचने से ही आ पाता है जीवन में विश्वास नया, कुछ तो इस धरती पर केवल खून बहाने आते हैं, आग बिछाते हैं राहों में फिर खुद भी जल जाते हैं। यहाँ इस कविता में कवि क्या कर रहे हैं कि रचने से ही आ पाता है जीवन में विश्वास नया। यानी मनुष्य को सृजनात्मक होना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति होनी चाहिए, न कि मनुष्य की प्रवृत्ति जो है वो सृजना होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं इस धरती पर केवल खून बहाने आते हैं, यानी एक मानव दूसरे मानव की हत्या करने आते हैं, उसको कष्ट देने आते हैं। और कुछ जो है राहों में आग बिछाते हैं, यानी एक मनुष्य जो है दूसरे मानव के राह में आग बिछाते हैं, कष्ट, यहाँ आग की तुलना कष्ट से की गई है, दुख बिछाते हैं। आयुष कुमार अपने ये ऑफ करो, वीडियो ऑफ करो। और फिर खुद भी जल जाते हैं। लेकिन कहा जाता है जो दूसरों के लिए अगर गड्ढा खोदता है, कुआं खोदता है, तो उसमें स्वयं भी गिर जाता है। तो कुछ लोग जो हैं दूसरों के जीवन में आग बिछाते हैं और फिर उसी आग में स्वयं भी जल जाते हैं। जो होते खुद मिटने वाले वे रचते इतिहास नया, लेकिन कुछ लोग अपने आप को मिटाकर एक नया इतिहास बनाते हैं। ऐसे लोग जो दूसरों की भलाई करते हुए अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, और इस तरह के लोग नया इतिहास रचते हैं। मंत्र नाश का पढ़ा करे कुछ द्वार द्वार पर जा करके, फूल खिलाने वाले रहते घर घर फूल खिला करके। लेकिन कुछ लोग जो हैं मंत्र नाश का पढ़ा करें, नाश यानी नष्ट करने का मंत्र पढ़ते हैं, हर घर के हर दरवाजे पर जा जाकर नाश करते हैं, यानी रचनात्मक कार्य नहीं करते हैं, विध्वंस का काम करते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो दूसरों के घर में खुशियां बांटते हैं, फूल खिलाते का तात्पर्य है खुशियां बांटते हैं। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, जीवन में नए विश्वास का किस प्रकार समावेश होता है? यानी जब हम छोटी छोटी रचनात्मक वस्तुओं का निर्माण करते हैं तब हमारे अंदर नया विश्वास आता है। और इस प्रकार रचनात्मक कार्य ही व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय जैसे गुणों को विकसित करते हैं। यदि आपका स्वभाव रचनात्मक है तभी आपके अंदर दृढ़ विश्वास आएगा, आत्मविश्वास आएगा, दृढ़ निश्चय जैसे गुणों का, अच्छे गुणों का विकास होगा। लेकिन अगर आपकी प्रवृत्ति रचनात्मक प्रवृत्ति नहीं है, विध्वंस करने वाली प्रवृत्ति है, किसी चीज को बर्बाद करने की प्रवृत्ति है, तो कवि का कहना है कि इस तरह के लोग कभी जीवन में न तो खुद कोई अच्छा काम करते हैं, न उनका आत्मविश्वास बढ़ता है,
यानी जो विध्वंस में विश्वास रखते हैं ऐसे लोग कभी रचनात्मक कार्य नहीं कर सकते, दृढ़ निश्चय वाले स्वभाव के व्यक्ति के नहीं होते हैं। इनका जो गुण होता है वो आत्मविश्वास से भरा नहीं होता। तीसरा है, नए इतिहास की रचना करने वाले व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं। तो इस संसार में लोग तो तरह तरह के हैं। कुछ लोग दूसरों का खून बहाते हैं, उनकी राहों में कष्ट रूपी आग बिछाते हैं, जबकि कुछ लोग जो है धरती पर अपना खून बहाते हैं और एक नए इतिहास की रचना करते हैं। तो इस तरह से इस संसार में दो तरह के मनुष्यों की तुलना की गई है, एक रचनात्मक कार्य करने वाले और दूसरा विध्वंस का काम करने वाले। एक जो है दूसरों के राह में फूल बिछाने वाले और एक जो है दूसरों के राह में कष्ट रूपी आग बिछाने वाले। तो इस तरह के कुछ लोग रचना करके नया नया निर्माण करते हैं और इतिहास में अमर हो जाते हैं, और कुछ लोग विध्वंस करके इतिहास में कभी स्थान नहीं पाते और लोगों के लिए कभी प्रेरणादायी या प्रेरणा स्रोत नहीं होते। आई बात समझ में? तो इस तरह से कुछ काव्यांश भी आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे आपसे, और आपको उनका जवाब सटीक रूप से देना होगा। नहीं सटीक रूप से देंगे आपको मार्क्स नहीं मिल पाएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। उसके बाद है हाँ, बहुत सारे काव्यांश हैं, लेकिन काव्यांश को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं लिख पाएंगे। अच्छा, कोई प्रश्न वगैरह आप लोगों को है कुछ पूछना किसी भी पाठ का? नहीं? चलिए थोड़ा मैं आप लोगों से समास पूछ रही हूं, थोड़ा समास का जवाब आप लोग दें, ठीक है? हेलो, जिसको जो समझ में आ रहा है पहले लिख लो, कॉपी में लिख लो। समस्त पद लिखो। रुपए पैसे, रुपए योजक चिन्ह पैसे, रुपए पैसे, रुपए पैसे। इसके बारे में इसका विग्रह बताओ क्या होगा? रुपए पैसे का विग्रह कोई भी बोलो, कोई भी बच्चा आंसर दो। रुपए पैसे का विग्रह क्या होगा? रुपए पैसे है तो रुपया कैसे हो जाएगा? रुपया पैसा मैंने नहीं ना बोला, मैंने क्या कहा? रुपए पैसे। विग्रह क्या होगा? विग्रह भी रुपए और पैसे ही ना होंगे? हाँ, तो जब समस्त पद रुपए पैसे हैं तो आपका विग्रह भी रुपए और पैसे होंगे। रुपया और पैसा नहीं हो जाएगा। ये रुपए पैसे बहुवचन में दिया है कि एक वचन में दिया है? इसका एक वचन है। रुपया रहता तब ना एक वचन होता, पैसा रहता तब ना एक वचन होता। ये तो बहुवचन है। रुपए क्या एक रुपए हो गए? रुपए पैसे बहुवचन के रूप में दिया हुआ है, तो इसका आपका विग्रह भी रुपए और पैसे ही होंगे। कौन सा समास होगा बताओ? आ बोलो। हाँ हाँ, गुड, द्वंद्व समास। क्योंकि विग्रह में और जुड़ जाता है और जब समस्त पद बनाया जाता है तो और का लोप हो जाता है और हट जाता है। गुड। नेक्स्ट है समस्त पद, फिर लिखिए इसको कॉपी में। पंचतंत्र, प अनुस्वार प च, पंचतंत्र एक साथ होगा। इसका विग्रह क्या होगा बताओ? पंचतंत्र का विग्रह? हाँ बताओ, जिसको भी समझ में आ रहा है बताओ, नहीं फिर तो नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगी फिर। पंचतंत्र का विग्रह जल्दी बोलो। हाँ, पांच तंत्रों का समाहार नहीं होगा। समाहार का मतलब मेल होता है। यहाँ पांच तंत्रों का समूह होगा, ठीक है? समाहार का मतलब होता है मेल, है ना? यहाँ पांच तंत्रों का समूह। कौन सा समास? समास हाँ, द्विगु, ठीक है, वेरी गुड।
नेक्स्ट है महादेव। समस्त पद में लिखो महादेव। इसका विग्रह गुड। समास कौन सा होगा? महान। हाँ, कर्मधारय। क्या इसका दूसरा भी कुछ बन सकता है? हम्म हाँ, देवों में सबसे महान अर्थात शिव। तब कौन सा समास हो जाएगा ये? तब उस समय बहुव्रीहि हो जाएगा। अर्थात जहां अर्थात लगा, यानी न पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान, बल्कि तीसरा पद जैसे ही प्रधान होगा वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। लेकिन अगर हम लिखते हैं विशेषण विशेष्य का संबंध, यानी महान है जो देव, है ना, ये विशेषण हो गया महान, और किसकी विशेषता? जो देव हैं, तब ये हो जाएगा उस समय कर्मधारय। ठीक है, गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट समस्त पद लिखिए ग्रामगत। ग्रामगत। ग्रामगत क्या होगा विग्रह? ग्रामगत का, हाँ, गत का मतलब क्या होता है? गत का अर्थ क्या? गया हुआ। और आगत का मतलब? आया हुआ। गुड। ग्राम को गत कौन सा समास होगा? बताइए। हाँ, क्योंकि इसमें को कारक चिन्ह किसका है? कर्म का। कर्म तत्पुरुष समास। वेरी गुड। नेक्स्ट समस्त पद है आमरण। आमरण, इसका मरण तक, मरने तक। आमरण यानी मरने तक। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव, क्योंकि इसका रूप कभी परिवर्तित नहीं होगा। नेक्स्ट समस्त पद है देश निकाला। देश निकाला। देश से निकाला कौन सा समास होगा? अपादान क्यों है ये? हाँ, अलग होने का भाव है। और अगर साथ होने का भाव रहता तो? अगर साथ, तब करण। गुड। अगर साथ होने का भाव होता तो करण तत्पुरुष होता, लेकिन यहाँ अलग होने का भाव है, यानी देश से उसको निकाल दिया गया, इसीलिए ये अपादान तत्पुरुष है। वेरी गुड। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, इसका विग्रह बताओ। अष्टाध्यायी, हाँ, 8 अध्यायों का समूह। कौन सा समास होगा? द्विगु समास। क्या और भी बन सकता है? आ बताओ। कर्मधारय में क्या इसका होगा? कर्मधारय कैसे बनेगा? 8 है जो अध्याय, तब ये कौन सा बन जाएगा? कर्मधारय। और ये बहुब्रीहि भी बन सकता है। कैसे, कोई बता सकता है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी अर्थात पाणिनीय व्याकरण। पाणिनि एक बहुत बड़े व्याकरणाचार्य थे, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी यानी पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी, है ना, अर्थात पाणिनीय व्याकरण। तब ये कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि, यानी न पहला पद प्रधान न दूसरा पद, यानी बहु। ये पाणिनि के द्वारा लिखित एक ग्रंथ, तब ये उसका नाम हो जाएगा पाणिनीय व्याकरण, अर्थात अष्टाध्यायी अर्थात पाणिनीय व्याकरण। तब ये हो जाएगा बहुब्रीहि। 8 अध्यायों का समूह द्विगु। 8 है जो अध्याय कर्मधार है। गुड। नेक्स्ट है ऋण मुक्त। ऋण मुक्त बताइए। हेलो, बताओ। ऋण मुक्त, हाँ,
हेलो, ऋण मुक्त मतलब बोलो, ऋण मुक्त इसका क्या होगा? बोलो बोलो जल्दी बोलो, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त नहीं होगा। हाँ, इसका विग्रह क्या होगा ऋण मुक्त का? ऋण मुक्त का विग्रह क्या होगा? ऋण से मुक्त कौन सा होगा? बताओ कौन सा होगा समास? बोलो, ऋण से मुक्त। हाँ, हेलो, ऋण मुक्त सुरभि, ऋण से मुक्त कौन सा होगा समास? अलग होने का इसमें भाव है ना, तो अपादान तत्पुरुष समास होगा ऋण मुक्त। रसोई घर, रसोई घर इसका विग्रह क्या होगा? रसोई घर, जल्दी से बोलो, रसोई घर। हेलो, रसोई के लिए घर, मोनिका, रसोई घर क्या होगा? हेलो, रसोई घर, रसोई के लिए घर कौन सा होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास होगा ना।